डॉक्टर सत्ता जी आइए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। आर्य समाज के इस ऑनलाइन मंच पर उपस्थित पूरी कार्यकारिणी परिषद, सम्माननीय संचालक महोदय, यहाँ पर उपस्थित अपने घरों से अपना कीमती समय निकालकर आए हुए मेरे सभी सज्जन श्रोत्री वृंद एवं मातृशक्ति, जैसे कि आज का जो विषय है वो आप सभी को बताया गया है, महिला सशक्तिकरण एवं महर्षि दयानंद। इस जो शीर्षक है, इसमें जो ये शब्द है सशक्तिकरण, इस पर हम ध्यान देंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का महिलाओं के विषय में, महिलाओं का समाज में क्या स्थान है, क्या स्थिति रहनी चाहिए, स्वामी दयानंद की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। और हम देखेंगे वर्तमान में क्या स्थिति है, प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये जो नया एक शब्द चला है सशक्तिकरण, नारी जाति जो है, महिलाएं जो है, वो स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है। नारी स्वयं में शक्ति है। सशक्तिकरण, उस नारी जाति को जो स्वयं शक्ति है उसको सशक्त करना, शक्ति वाली बनाना। करण मतलब करना। तो ऐसी किस चीज की आवश्यकता है कि जो स्वयं ही शक्ति का स्वरूप है, मातृशक्ति, उसको शक्ति वाली किस रूप में बनाई जाए। तो आप देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने सबसे अधिक आधुनिकता से जुड़ते हुए, सबसे अधिक नए उपकरणों से, नई सामग्रियों से जुड़ते हुए इस समाज का कल्याण करने का प्रयास किया है। चाहे उसमें पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए मशीनरी लगवाना हो, चाहे उसमें आधुनिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना हो, चाहे अधिक से अधिक पुस्तकें छपवाना हो। तो इसी क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपना एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, जिसमें कि उन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। अगर महर्षि दयानंद की दृष्टि, दूरदृष्टि ना होती, तो वो मूलतः गुजरात से थे, गुजराती में लिख सकते थे अपने लोगों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसे शास्त्रों को लिखा जिसमें संस्कृत निष्ठ उदाहरणों के, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा को प्रयुक्त करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, जिससे आप सभी परिचित होंगे। उस सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में, तृतीय समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ बातें लिखी हैं। तो सशक्तिकरण को हम दो रूपों में देखेंगे। एक होता है ग्रामीण सशक्तिकरण,
और एक होता है शहरी सशक्तिकरण। तो शहरी और ग्रामीण सशक्तिकरण क्या है? जो माताएं गांव में रहती हैं, उनके लिए वो पर्दे से दूर रह सकें। जो माताएं गांव में रहती हैं, उन माताओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति मिल सके, वो दहलीज से बाहर निकल सकें। घर में जो विषय लिए जा रहे हैं, उनमें माताएं निर्णय ले सकें। इस तरह की जो एक तरह से स्वतंत्रताएं हैं, ये ग्रामीण स्वतंत्रताएं हैं या स्वच्छंदताएं हैं या सशक्तिकरण कह सकते हैं। और जो शहरी सशक्तिकरण है, उसके भी दो रूप हैं, छोटे शहरों वाला और बड़े शहरों वाला। तो जो शहर की महिलाएं हैं, वो ये चाहती हैं कि उनको भाई उनके हिसाब से कपड़े पहनने दिया जाए, उनको अपने हिसाब से जीवन जीने दिया जाए, उनको अपने हिसाब से रहने दिया जाए, उनको अपने हिसाब से उठने, बैठने की, खाने की, पीने की, हर चीज की स्वतंत्रता हो। उनको पुरुषों से नीचा ना समझा जाए, उनको पुरुषों से किसी बात में कम ना आंका जाए। वो जो महिलाएं हैं, वो ये चाहती हैं, जब आप किसी भी भाषा को भी प्रयोग कर रहे हैं, किसी शब्द को भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा ना की जाए जिसमें पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग हो। आपको महिलावाचक शब्दों का प्रयोग भी साथ में करना है। तो इस तरह की समानता, इस तरह की स्वतंत्रता शहर में प्रायः महिलाएं चाहती हैं। तो ये जो शहरी सशक्तिकरण है, इसमें जो आजकल हम अपनी बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा में हमारी बेटियां अपनी जो मर्यादाएं हैं, अपनी जो संस्कार हैं, अपनी जो शिक्षाएं हैं, उनका पालन न करते हुए जीवन जीना चाहती हैं। ये सशक्तिकरण वो चाहती हैं। यदि दिल्ली जैसे महानगरों का सशक्तिकरण देखें, तो वो एक अलग ही विषय हो जाएगा। वो तो ये चाहती हैं कि हमारे कपड़े कितने भी छोटे हों, आप हमें कुछ ना कहें। हम घर आए, नहीं आए, आप हमें कुछ ना कहें। हम स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की ही गेट पर प्रायः आप देखते होंगे न्यूज़ में किसी न किसी तरह के आंदोलन होते रहते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रताओं की माँग वो जो महानगरों में लड़कियाँ रहती हैं, महिलाएँ रह रही हैं, वो करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन स्वतंत्रताओं के लिए महर्षि दयानंद का क्या मत था? स्वामी जी ने ना महिला का सबसे बड़ा सशक्तिकरण उसके मातृत्व में माना है। एक महिला जो माँ है, वो सबसे बड़े सशक्तिकरण का पालन कर रही है। कैसे? इस पुनः उसी विषय पर आते हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके द्वितीय समुल्लास के प्रथम पंक्ति में ही शतपथ ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के एक पंक्ति को वहां पर स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। स्वामी जी कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। कह रहे हैं, माता वाला, पिता वाला, आचार्य वाला जो बालक है, उसको पुरुष जानना चाहिए। ये सामान्य सा अर्थ है। भाई जितने भी बच्चे संसार में होते हैं, वो सब तो माँ वाली माँ से ही तो जन्म लेते हैं। अर्थात संसार के सभी बच्चे माँ वाले हैं, और उन माँ ने जन्म दिया है तो कोई ना कोई पिता भी है, और कुछ ना कुछ शिक्षा तो ग्रहण करते ही हैं। तो क्या स्वामी दयानंद इतनी ही सी ही बात कहना चाहते हैं कि माँ वाला, पिता वाला जो संतान है वो पुरुष है? नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसी पैराग्राफ में वहां पर मातृमान शब्द का अर्थ लिखते हुए कहते हैं, माता वाला। कैसी माता वाला? स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी, माता, विद्यते, यस्य सह मातृवान। माँ वाला कौन है? प्रशस्ता, जिसकी माता हर कार्य में प्रशस्त है, कुशल है, एक सधी हुई माता है, शिक्षित है, जिसको सब आता है, ऐसी माता प्रशस्ता। फिर दूसरा शब्द क्या कहा? धार्मिकी, अर्थात उसी माँ का बच्चा मानव बनेगा जो माँ धार्मिक होगी। प्रशस्ता, धार्मिकी। धर्म कैसा? अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का पालन करने वाली। विदुषी, तीसरा शब्द कहा विदुषी, अर्थात पढ़ी लिखी होनी चाहिए। विदुषी शब्द पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब ये तीनों शब्द लिखे हैं, तब कहा है, प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी, जिसकी माँ प्रशस्त है, धर्म का पालन करने वाली है, विद्वान है, ज्ञानवती है, ऐसा पुत्र जिसका है, वो पुरुष है। तो कहने का मतलब ये है, आचार्य से भी पहले,
पिता से भी पहले, घर के किसी सदस्य से भी पहले, समाज से भी पहले, राष्ट्र की किसी भी चीज से पहले जो पहली शिक्षक बताई है, मातृ देवो भव, जो पहली देवता बताई है, जो पहली देव बताई है, देवी बताई है, वो कौन बताई है? माता बताई है। तो महर्षि दयानंद ने कहा है, वहां पर हिंदी अर्थ करते हुए कहते हैं, जितना बालक का उपकार माता कर सकती है, जितना बालक के अंदर सुशीलता माता भर सकती है, उतना कोई अन्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम शहरी माताओं को देखते हैं, ग्रामीण स्थिति भी उतनी अब बदल रही है, स्थिति वैसी नहीं रही है, लेकिन यदि शहरी माताओं की, शहरी बालिकाओं की, या आजकल तथा कथित पढ़ी लिखी लड़कियों की, जो कहती हैं हम पढ़ लिख लिए हैं, हम नौकरी करेंगे, या हम इन दकियानुसी बातों में नहीं पड़ते, उन लड़कियों के लिए महर्षि दयानंद ने सबसे पहले ये बताया है कि तुम्हारा जो असली सशक्तिकरण छिपा हुआ है वो मातृत्व में छिपा हुआ है। मैं कह रही थी विदुषी शब्द पर विशेष चर्चा करेंगे, तो उसके विषय में बताना चाहती हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महिलाओं की शिक्षा का विशेष रूप से समर्थन करते थे। इसके प्रमाण हमें जगह जगह उनके जीवन चरित्र में भी मिलते हैं, इसके प्रमाण हमें उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में भी मिलते हैं। उन्होंने कन्या पाठशाला भी खुलवाई। दूसरे, महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश के द्वितीय तृतीय समुल्लास में कहते हैं, बालक बालिकाओं के विद्यालय खुलवाए जाने चाहिए। बालिका अपने विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करे और बालक अपने विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करे। ये दूरदृष्टि ही थी महर्षि दयानंद की, कि वो ये चाहते थे कि बच्चे जब अपने अपने विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो किसी भी प्रकार की कुचेष्टा नहीं करेंगे। ये शब्द वहां पर स्वामी जी ने लिखा है। इस कुचेष्टा शब्द का हम अंत में देखेंगे कि क्या प्रभाव जीवन पर, दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, पारिवारिक जीवन पर पड़ता है, और आजकल स्त्री पुरुषों के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, और उनके बच्चों के जीवन पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी ने इस बात को जोर देकर के कहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी महापुरुष होता है, कोई भी ऋषि होता है, मुनि होता है, वो किसी भी विषय को सूत्र रूप में कहते हैं। सूत्र रूप में मतलब संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं उनको बड़े कार्य करने होते हैं, और बड़े कार्य, बहुत सारे कार्य करने हैं, तो वो किसी भी चीज पर इशारा मात्र करते हैं, अर्थ हमें निकालना होता है। लेकिन महिलाएं शिक्षित हो सकें, महिलाएं पढ़ लिख सकें, इस विषय को महर्षि दयानंद ने बहुत अधिक दबाव दे करके कहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जब तीसरे समुल्लास में माता बालक को जन्म देगी, उससे पहले गर्भ में ही बच्चे के 3 संस्कार होते हैं, और ये मंत्र पत्नी पढ़े, इमं मंत्रम पत्नीम पठेत, ये मंत्र पत्नी को पढ़ना चाहिए। इस तरह के मम हृदयम ते हृदयम दधामी, एक मंत्र आता है विवाह संस्कार में भी, कि मैं अपना हृदय तेरे लिए समर्पित करता हूँ, और पत्नी भी वहां पर इसी तरह के मंत्रों का पाठ करती है। यदि पत्नी विदुषी नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, शिक्षिता नहीं होगी, तो वो अपने बच्चों को विद्या का, शिक्षा का, गुण का, कर्मों का, स्वभाव का एक आचरण जो है वो कभी भी दे ही नहीं पाएगी। सुशीलता शब्द का प्रयोग महर्षि दयानंद करते हुए कहते हैं कि बच्चों के अंदर माँ ही सुशीलता का प्रवेश करा सकती है 5 वर्षों तक। उसके बाद पिता या आचार्य को आगे उसी प्रकार बालक को सौंप देना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महिला सशक्तिकरण का समर्थन कैसे करते थे? उन्होंने कन्याओं के विद्यालय खुलवाए, उन्होंने बाल विवाह का समर्थन किया, ये महर्षि दयानंद का महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का समर्थन है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ये महर्षि दयानंद का सशक्तिकरण है। उन्होंने महिलाओं को सभी तरह की विद्याएं सीखनी चाहिए, ऐसा कहा। हम क्योंकि यहाँ पर घरेलू लोग भी बैठे हैं और बड़े लोग भी बैठे हैं, तो इस वाक्य को जब मैं सोचती हूँ कि महर्षि दयानंद ने ये किस रूप में कहा है कि महिलाओं को सभी प्रकार की विद्याएं सीखनी चाहिए, तो विद्या तो नृत्य भी हो, सभी प्रकार की कलाएं सीखनी चाहिए, है ना। महर्षि दयानंद ने कहा कि महिलाओं को सभी प्रकार की कलाएं सीखनी चाहिए। तो कला, कला तो नृत्य भी होता है, नृत्य भी एक प्रकार की कला है। नृत्य के जो उसमें भी ब्रह्म स्वरूप है, और संगीत भी एक प्रकार की कला है। तो महर्षि, कलाओं का जो एक होता है आनंद रूप में, कि आप उस कला को अपने आनंद के लिए सीख रहे हैं, आप उस कला का दर्शन करने के लिए सीख रहे हैं,
ना कि उन कलाओं को गलत रूप में प्रदर्शित करने के लिए सीख रहे हैं। पहले पैसे दे करके गाने के लिए महिलाएं बुलाई जाती थी, नाचने के लिए महिलाएं बुलाई जाती थी। आजकल वो काम घर की महिलाएं कर रही हैं। पहले विवाहों में, आप लोगों के यहाँ क्या परंपरा थी मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जब गाँव में शादियां होती थी, विवाह हुआ करता था ना, तो सभी घरों की जो महिलाएं होती थी, ताई, चाची, दादी, बहनें, बुआ, भतीजी, तो सब मिलकर के भोजन बनाया करती थी। और बाहर से अगर नृत्य आदि कुछ मनोरंजन के लिए, साधन के लिए कुछ होता था तो बुलाई जाती थी। और आज के समय में खाना बनाने के लिए बाहर से बुलाई जाती हैं, और नृत्य रूपी जो, मैं ठीक कह रही हूँ ना भैया, मैं भाई साहब ठीक सहमत, कह रही हूँ? बिल्कुल सहमत है श्रद्धा जी, यही तो होता है बिल्कुल। नृत्य का कार्य घर की महिलाएं कर रही हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात, एक बात बहुत बड़ी बात। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इसकी प्रबल समर्थक हूँ और मैं इसे सिद्ध भी कर सकती हूँ। मैं नृत्य का समर्थन करती हूँ। मैं संगीत का भी समर्थन करती हूँ। संगीत की जितनी विधाएं हैं उन सब विधाओं का भी समर्थन करती हूँ। नाचना भी चाहिए, नाचने में भी एक आनंद होता है। कभी कभी आप अच्छा संगीत सुनते हैं, उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, झूमने लगते हैं अपने घर में, अपने भाइयों के बीच, अपनी बहनों के बीच, अपने परिवार के साथ। लेकिन आजकल बच्चियों को क्या हो गया है, कैमरे के सामने नाच रही हैं, कैमरे के सामने रील्स बना रही हैं। यूट्यूब देखिए, कोई भी आजकल ऐसा नहीं है जिसको सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है ये नहीं पता हो। कोई कितनी भी बड़ी आयु का हो, उसे ये अवश्य पता है कि सोशल मीडिया पे लड़कियां जो 17 साल से लेकर के 45 साल तक की, वो नाच रही हैं, अंग प्रदर्शन एक तरह से कर रही हैं, और मतलब कैमरे के सामने कुछ भी करने को तैयार हैं, केवल व्यूज बढ़ जाए या उनको अधिक से अधिक देखा जाए। तो ये वाली चीज का मैं समर्थन नहीं करती हूँ। नाचना मेरी दृष्टि में बुरा नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कि कभी कभी व्यक्ति जब मानसिक रूप से थक जाता है ना, तो उसको आनंद में झूमना भी चाहिए। कभी कभी ईश्वर भक्ति में भी आपको लीन होकर के नाचना चाहिए। तो नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है, जो परंपरागत संगीत है, कलाएं बुरी नहीं है। स्वामी जी उन सबका समर्थन करते थे, कला किसी भी प्रकार की हो, स्वामी जी उनका समर्थन करते थे। लेकिन वही स्वामी जी जब राजा के दरबार में कोई वेश्या या कोई इस तरह की महिला, कोई नर्तकी आई, तो स्वामी जी ने उसका इतना कठोर विरोध किया कि राजा को ही, जिस राजा से स्वामी जी जिसके यहाँ आए हुए थे, उसी को दुत्कार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप महिलाएं हर तरह का आनंद ले, हर तरह का उत्सव मनाएं, हर तरह से अपना वस्त्र धारण करें, लेकिन उस वस्त्रों में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक संस्कृति का रख रखाव होना चाहिए। इस तरह से हमारा यदि बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, वो जीवन में आगे बढ़ती है तो कोई समस्या नहीं है, मुझे छोटी सोच वाला ना समझे। दूसरा ये है कि जो आजकल महिलाएं नौकरी करती हैं, देखिए सशक्तिकरण एक भवन है। भवन किस रूप में? प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा और भारती और लीलावती, और लीलावती, तो आप लीलावती शब्द सुन रहे हैं आप? लीलावती गणित तज्जिया थी। लीलावती नाम का पूरा गणित का शास्त्र उनके पिताजी ने लिखा है। ऐसी ऐसी विदुषी हुई हैं हमारे यहाँ प्राचीन काल में। जब मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ होता है और गार्गी प्रश्न पूछे जाती है, तो वे कहते हैं, माँ अति प्राक्षी गार्गी मूर्धा ते पतिष्यति। हे गार्गी, ज्यादा प्रश्न मत पूछ, ये तेरा सिर, तेरा जो मस्तिष्क है ना, ये गिर जाएगा। मतलब तू इतना ज्ञान कहाँ से लाई है, तूने मुझे निरुत्तर कर दिया। तो अति प्राचीन काल में, जो वेद वाला काल है, उस काल में हमारी जो नारियां थी वो बहुत विदुषी थी। उस काल को छोड़ दीजिए, उसके बाद भी जो ब्राह्मण काल है, उपनिषद काल है, रामायण महाभारत वाला जो काल है, उसमें भी जो महिलाएं थी वो विदुषी थी, वीरांगनाएं थी। आप चाहे तो उत्तरा को देखिए, अर्जुन की पत्नी जो थी उत्तरा जो थी, क्या आपको लगता है अर्जुन ने उन्हें जब वो गर्भधान किए हुए थी, अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह की कहानी सुनाई और पेट में ही अभिमन्यु सीख गए? ऐसा नहीं था। सुभद्रा स्वयं में योद्धा थी। वो उन सब चीजों का अभ्यास करती थी, वो उन सब चीजों का अध्ययन अध्यापन करती थी। सेना का उनको पूरा ज्ञान था, रथ चलाने के प्रमाण है उनके विषय में। वो कृष्ण के साथ साक्षात शास्त्रार्थ कर लेती थी किसी भी विषय पे। तो प्राचीन जो हमारी नारियां थी वो बहुत उन्नत प्रकार की थी। कालांतर में जो समय बदला, उस समय में क्या हुआ, बाह्य जो आक्रांता आए,
उनसे हमारी महिलाओं को हमें छिपा के भी रखना पड़ा, दबा के भी रखना पड़ा, शिक्षा भी दूषित हो गई थी। तो इन सब कारणों के चलते हम उन्हें जो पूरे रूप से शिक्षित नहीं कर पाए। तो विद्या, शिक्षा 2 शब्दों का प्रयोग महर्षि दयानंद वहाँ पर करते हैं। तो आजकल की जो आधुनिक महिलाएँ हैं, मैं बात ये बताना चाह रही थी कि आजकल की जो आधुनिक महिलाएँ हैं, उन्होंने ये जो सशक्तिकरण रूपी भवन है, इस भवन के कुछ स्तंभ हुआ करते थे। जैसे आर्थिक स्तंभ, एक ही स्तंभ का उदाहरण देती हूँ। एक भवन ना खंभों के ऊपर टिका होता है, तो अर्थ कमाना, पैसा होना, ये एक खंबा था। आजकल लोगों ने इसे ही नींव बना दिया है, इसे ही पूरा भवन बना दिया है। आजकल महिलाओं को ये लगता है, चाहे वो कहीं की भी महिला हो, कि मैं पढ़ लिख ली हूँ तो मैं कमाऊँगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपना पैसा मेरे पास होना चाहिए, मैं अपनी कमाई करूँगी। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी जुड़ी हुई होंगी, जो अच्छे पदों पर होंगी, वो अपनी कमाई से, अपने पहले जितने भी आभूषण हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, शौक हैं, उन्हें पूरे करने के बाद घर में उस पैसे को देती होंगी। जो महिला है, वो ये सोचती है मेरी कमाई है तो बस मेरी अपनी है, पुरुष कमाएगा तो पूरे परिवार को देगा। महिलाएँ प्रायः ऐसा नहीं कर रही हैं कि भई उन्हीं की कमाई से परिवार चल रहा होगा। बहुत ही कम प्रतिशत ऐसा होता है कि पुरुष कुछ नहीं कर रहे हैं, महिला ही कमा रही हैं और वही परिवार सँभाल रही हैं। उन महिलाओं को क्या लगता है, जो लड़की पढ़ लिख ली है और अपने घर में है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, अपने बच्चों को शिक्षित कर रही है, संस्कारित कर रही है, बड़े-बूढ़ों का ध्यान रख रही है, मतलब उसने तो अपना जीवन नष्ट कर दिया। तो उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारा तो जीवन खत्म हो गया, तुम्हारा तो कोई उद्देश्य नहीं है, तुमने तो अपने आप को खपा दिया, तुम्हारा तो कुछ बचा ही नहीं, तुमने तो पूरा जीवन नष्ट कर दिया, तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई किस फ़ायदे की हुई? तो मैं उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ, जो महिलाएँ घर में रह कर के अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं, जन्म दे कर के उन्हें संस्कारित कर रही हैं और अगर वो संस्कारित करके अपने बच्चों को राष्ट्र के अच्छे कार्य में लगा रही हैं, तो क्या हम इसे सशक्तिकरण नहीं कहेंगे? यह भी एक प्रकार का सशक्तिकरण है। अगर आप अर्थ कमा रही हैं, तो अर्थ एक स्तंभ था, उसे पूरा भवन मत बनाइए कि पैसा कमाएँगे, पैसा कमाएँगे, पैसा कमाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी जो इच्छाएँ हैं वो यदि हमारे पति कमा रहे हैं, उससे पूरी नहीं होती। जैसे कि आजकल की जो आधुनिक महिलाएँ हैं, वो सशक्तिकरण को इस रूप में देखती हैं, वे कहती हैं कि हम तो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, हम जो पैसा कमाएँगे उस पैसे से भी घर चलता है, मतलब उस पैसे से भी घर में सहयोग होता है। और पहले ज़माने में क्या होता था, महिलाएँ सबके साथ खाना नहीं खा सकती थी या पहले ज़माने में महिलाओं को खाना बाद में खाना पड़ता था और पहले ज़माने में महिलाओं को पिछड़ी माना जाता था या पहले ज़माने में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था, उन्हें दोयम दर्जे की माना जाता था। क्या हम पहले खाना नहीं खा सकते पति से? क्या हम पति के साथ बैठ के नहीं खा सकते? तो भारत जो है ना भैया, भारत का जो मौलिकता है ना, वो विदेशी जितने भी राष्ट्र हैं उनसे अलग है। भारत के जो मूल नियम है ना, वो नियम क्या थे? वह देखने का प्रयास है। तो हमारे यहाँ जब महिलाएँ भोजन बनाती थी, भोजन तैयार हो गया है, पहले बड़े खा लें, फिर पतिदेव खा लें, फिर वो बच्चों को खिला दें। वो ये सुनिश्चित करती थी कि कहीं भोजन कम तो नहीं पड़ रहा है। वो ये सुनिश्चित करती थी कि यदि भोजन कम पड़ेगा, भई मैं तो रसोई में ही हूँ, मैं तो फटाफट कुछ भी बना के खा सकती हूँ। वो ये सुनिश्चित करती थी जो मैंने इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से भोजन बनाया है, वह भोजन सबको तृप्त कर रहा है या नहीं, सबको अच्छा लग रहा है या नहीं, ये दृष्टि हुआ करती थी और फिर बाद में जो भी भोजन बचता था, ऐसा नहीं था कम बनता था, जो भोजन बचता था उसको स्वयं ग्रहण किया करती थी। तो देखने की दृष्टि होती है। आप सभी ने देखा होगा हमारी माताएँ आज भी यदि घर में कोई ऐसे पुरुष नहीं है, बच्चे हैं, तो बच्चों के बाद में खाती हैं। उनका यही मानना है कि बच्चे पहले खा लें, भोजन सबके लिए पर्याप्त हो जाए, फिर हम खाएँगे। लेकिन आजकल महिलाएँ केवल जो समानता, समानता का नारा लगाती हैं, नहीं, नहीं हम पहले खाएँगे, हम पहले ही खा लेंगे और क्या हम बराबर नहीं हैं? तो इन सब विचारों को जब आज की आधुनिक लड़कियाँ सोचती हैं, आधुनिक मतलब मैं तो इसे आधुनिकता भी कैसी है पता नहीं। हम लोग भी हैं,
हम भी भाई आजकल जैसा भी स्थिति होती है उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन खाना भी बनाते हैं और ये सुनिश्चित भी करते हैं कि सबके लिए भोजन पर्याप्त हो जाए, फिर हम ग्रहण करेंगे। तो समानता का ये जो ढकोसला चल पड़ा है, ये विदेशों से आया है। और भारतीय जो संस्कृति है ना, मैं तो एक बात कहती हूँ, देखिए, मूल में देखिए क्या है, हमारे मौलिक मूल्य क्या है, हमारे नैतिक मूल्य क्या है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इस देश को ना बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक तरीके से बनाया है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि बस बच्चे पैदा हुए, अनाथ आश्रम में चले गए, बूढ़े हुए, वृद्धाश्रम में चले गए, बीमार हुए तो सरकार इलाज करेगी, सरकार देखेगी, कितना आपका बैंक में पैसा है, उस हिसाब से आपको सुविधा मिलेगी। अगर आप सड़कें कैसी हैं, वो सरकार, सब कुछ सरकार देखेगी। हमारे यहाँ ये व्यवस्था, ये नियम नहीं था। कोविड में भी आधे लोग हॉस्पिटल ने ठीक नहीं किए हैं। कोविड में भी आधे लोग डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हुए हैं। कोविड जैसी महामारी में भी परस्पर लोगों ने एक दूसरे का इतना सहयोग किया है, सेवा की है, ध्यान रखा है। परिवार में यदि कोई बीमार हो गया है, परिवार के लोगों ने ही उसकी सेवा करके, उसका ध्यान रख के, घर में ही अजीबो-गरीब काढ़े बना बना करके उसको ठीक किया है। तो भारत की जो मौलिकता है ना, हमें उसको देख करके ही जीवन का आचरण करना चाहिए, तब समानता और सशक्तिकरण चिल्लाना चाहिए। अगर हम विदेशों की नकल करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां तो ये भी चल रहा है, महिलाएं महिलाएं साथ रह रही हैं, पुरुष पुरुष साथ रह रहे हैं। एक महिला अगर एक पति के साथ नहीं रह रही, वो 4 के साथ भी रह सकती है। पुरुष भी इसी प्रकार के नियम जी सकता है। वो कहते हैं कि एक जीवन में आप 10 शादियां करें, 20 शादियां करें, कोई फर्क नहीं है। हमारे ये मौलिक नियम नहीं थे। हमारे यहाँ समर्पण का भाव होता था। अगर महिला भोजन बना रही है, सबसे बाद में खा रही है, तो हमारे यहाँ पुरुष जो कमाई करता था, वो पहले अपने बूढ़ों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था, अपने पत्नी को संतुष्ट करता था, अपने बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करता था, और फिर जो उसे आवश्यक होता था, तब उस आवश्यक सामग्री को अपने लिए खरीदता था। तो हमारे लिए जो गृहस्थ जो जीवन है, वो समर्पण का होता था, छीनने का नहीं होता था। मैं पहले नहीं होता था, आप पहले, इदन्न मम का भाव होता था। तो हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, वो इस प्रकार की नहीं थी। हमारी संस्कृति में बहुत सारे नियम ऐसे थे जो कि दूसरे के लिए विशेष रूप से होते थे, ना कि हमारे अपने लिए होते थे। और जब हम स्वयं को प्रधानता से रखते हैं, जब हम स्वयं को आगे रखते हैं, तो ये तो बस एक स्वार्थ की भावना है। इससे आप परिवारों को नहीं चला सकते। दूसरी बात मैं आपको कह रही थी कि प्रारंभ में मैंने कहा था कि इनका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। दुष्परिणाम पे अगर ध्यान देंगे हम, तो विदेशों से कुछ सभ्यताएं भारत में आ रही हैं। जैसे प्राचीन काल में एक आक्रमण भारत पर हुआ था तलवार के बल पर, जो यवन लोगों ने किया था, मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था। उन्होंने धार्मिक हानि पहुंचाई। एक आक्रमण भारत पर हुआ था, पुस्तक के बल पर हुआ था, बुद्धि के बल पर, जो कि ईसाई लोगों ने किया था। और धर्म परिवर्तन कराते थे वो लोग, ईसाई बनाते थे। इस बार जो भारत पर आक्रमण हो रहा है, वर्तमान समय में भारत पर जो आक्रमण हो रहा है, वो आक्रमण न तलवार के बल पर है, न पुस्तक के बल पर है, न धर्म पर हो रहा है, न भूमि पर हो रहा है। वो आक्रमण हो रहा है हमारे परिवारों पर। किस रूप में हो रहा है? विदेशों में क्या जीवनचर्या होती है? आप बड़े बूढ़ों से कोई मतलब नहीं है। आप विवाह कीजिए, मत कीजिए, साथ रहिए। जब तक चल रहा है जीवन, तब तक साथ रहिए। नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। आपको बच्चा पैदा करना है, आप कर लीजिए। आपको विवाह के बाद करना है, विवाह के बाद कर लीजिए। जीवन भर नहीं पैदा करना है तो गोद ले लीजिए। वहां तो कुत्ते को गोद ले लेते हैं, मम्मी डैडी कहलवा लेते हैं। बिल्ली को गोद ले लेते हैं, मम्मी डैडी कहलवा लेते हैं। और भी क्या, वहां तो सुअर को भी घर में पालन कर लेते हैं, छोटे छोटे सुअर को भी रख लेते हैं। इस तरह से विदेशों में क्या होता है, वहां व्यक्तिगत इकाई के रूप में ही उन्नति या अवनति देखी जाती है। वहां पारिवारिक रूप से परिवार रूपी जो इकाई है वो नहीं देखी जाती। तो इस बार भारतीय संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है, वो परिवार रूपी इकाई पर आक्रमण हो रहा है। वहां क्या था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। मैंने प्राचीन भारतीय विदुषी नारियों के नाम इसीलिए गिनवाए, वो बड़े बड़े आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ करती थी, उन्हें सारे अधिकार थे। हमारी हिंदू संस्कृति में तो अगर कोई नया सामान भी लेते हैं, तो बेटी से कहते हैं तुम्हें क्या पसंद है, तुम कौन, ये देखो तुम्हें कौन सा लेना है।
फ्रिज भी लेना हो, गाड़ी लेनी हो तो बेटी को आगे करते हैं, बेटी की पूजा करते हैं, बेटी से पूछते हैं। वो संस्कृति वाले देश में जब इस तरह की सभ्यताएं आती हैं, परिवार पे क्या आक्रमण हो रहा है कि विवाह मत करो, तो लड़कियां स्वतंत्रता किस रूप में चाहती हैं? आप मुझे सच बताइए, जिनकी बहुएं हैं वो इसी रूप में स्वतंत्रता चाहती हैं कि उन्हें सास ससुर के साथ ना रहना पड़े। और कोई स्वतंत्रता थोड़ी ना चाहिए, उन्हें ये स्वतंत्रता चाहिए कि मैं अपने हिसाब से बच्चे करूं, और कोई स्वतंत्रता थोड़ी ना चाहिए। भोजन की कोई मनाही नहीं है, वस्त्र आभूषण पहनने की आप कितना भी सोना खरीदिए, कोई थोड़ी ना रोकता है। लेकिन स्वतंत्रता किस रूप की चाहिए कि हमें परिवार में नहीं रहना है। अब क्योंकि वो इतना पढ़ लिख ली है, क्योंकि वो नौकरी पर चली गई हैं, अब उनके पास समय नहीं है। नहीं होता समय, आप खुद भी सोचिए, कोई महिला कॉर्पोरेटिव जगत में नौकरी कर रही है, सुबह उठती है 7-8 बजे, तैयार होती है, 9 बजे जाएगी, 5 बजे आएगी, तो उसमें तो क्या कार्य करेगी वो घर का। लेकिन जब आप इस तरह की जीवनचर्या चलाते हैं, तब आपके पास एक ही विकल्प रहता है, या तो आप नौकरी करें, धन कमाएं, महिलाएं, और या फिर अपने परिवार को देखें, बच्चे को देखें। तो महिलाओं को ये आसान लगता है कि हम बड़ों की सेवा ना करें। एक बच्चे के पालन में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, एक माँ को ये वही जानती है जिसने बच्चे पैदा किए हों। तो मेरे कुछ मित्र हैं, वो मित्र क्या, मतलब मेरे संबंधी ही हैं, वो नौकरी करते हैं जिस समाज में, वहाँ पर उनके मालिकों ने कुत्ता गोद लिया हुआ है, उससे माँ-पापा कहलवाते हैं। वहाँ जो उनकी मित्र हैं, उन्होंने लड़की गोद ले रखी है। अब लड़की खुद लिव इन में रहती हैं, खुद लड़की गोद ली हुई है, उस लड़की को मेड के पास छोड़ के जाती हैं। आपने एक बच्ची गोद ली है किसी की, उसको आप नौकरानी के पास छोड़ के जा रही हैं, केवल इसलिए कि मेरे को शादी नहीं करनी, कुछ नहीं, मैं तो बस इसी का पालन पोषण करूंगी, विवाह कर दूंगी, या जो भी कुछ स्वार्थ है। तो ये जो मानसिकता है, ये जो परिवारों को तोड़ने की नियति है, ये जो तथाकथित सशक्तिकरण है ना, ये हमारे परिवारों पर आघात कर रहा है, मतलब वास्तविकता में भारत को नष्ट कर रहा है। ना आपको विवाह कीजिए, ना आपको बड़ों की सेवा करनी, ना आपको बच्चे पैदा करने, पूरी तरह से आपने खंडित कर दिया परिवार को। परिवार रूपी जो, आप देखेंगे, आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जब बेटी हुई, मेरी सासू माँ के घुटने दर्द करते थे, तो जब वो हुई, उसको उन्होंने पालन-पोषण किया, उनके घुटने-वुटने सब उसने ठीक कर दिए, वो इतना दौड़ती-भागती है, उनको उसके साथ इतना परिश्रम करना पड़ता है, और वो पूरा दिन हँसती उनके साथ रहती हैं, वो उनको कभी-कभी परेशान करती है, कभी-कभी मतलब बहुत थका देती है, तो हमारे बड़े-बूढ़े डिप्रेशन में नहीं जाया करते थे। मैं बहुत सामान्य सी बात कह रही हूँ। ये जो सशक्तिकरण का ये जो तथाकथित ढोंग चल रहा है ना, पहले हमारे बूढ़े अपने पोते-पोतियों के साथ रहते थे, उनका पालन-पोषण करते थे, आधी बीमारी दूर हो जाती थी, हँसते रहते थे, खुश रहते थे। आजकल क्या है, आजकल बच्चे ऐसा चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। दादा-दादी उनका पालन-पोषण करें, उन्हें व्यवहार सिखाएँ, समाज की शिक्षा सिखाएँ, अपने अनुभवों को सिखाएँ। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आर्थिक स्तंभ था ना, ये जो आर्थिक एक छोटी-सी इकाई थी कि हाँ, ठीक है भाई, महिलाएँ कमाएँ, जब परिवार की विपरीत परिस्थिति हो तब भी महिलाएँ कमाएँ, लेकिन जब परिवार आपका सामर्थ्यवान है, आप तब भी कमा रही हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था करें कि परिवार भी आपका बना रहे और आप जो हैं, अपना भी जीवन चलाती रहें। मैं तो अपना उदाहरण देके कई बार कहती हूँ कि भाई देखो, हम लोग पढ़ाई-लिखाई भी की है, और नौकरी भी भई करेंगे ही, कर भी रहे हैं। बच्चे भी पैदा कर ही रहे हैं, कर भी दिए हैं, और परिवार भी साथ रहता है। तो क्या आप लोग, मैं पूछती हूँ, जो महिलाएँ होती हैं ना कई बार साथ में, मैं पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे कह दिया होगा कि जा बेटी, तू समाज में काम कर, नौकरी कर, और हम सब सँभालेंगे, हम तुझे रोटी बना के भी खिलाएँगे, हम तेरी सेवा करेंगे। क्या आपको लगता है मुझे ऐसा कहा गया होगा? कोई भी ऐसा नहीं कहता, कोई परिवार ऐसा नहीं कहता, कोई माँ, सासू माँ, कोई ससुर जी ऐसा नहीं कहते। आपको परिवार में सामंजस्य बिठा करके एक परिस्थिति तैयार करनी पड़ती है। आपको उन्हें बताना होता है कि मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आवश्यकता पड़ने पर आपके लिए तत्पर खड़ी हूँ। आप मेरा सहयोग कीजिए, मेरे बच्चे पालने में सहयोग कीजिए, मैं नौकरी कर सकूँ इसके लिए सहयोग कीजिए। मेरी बेटी इस समय शोर ना मचाइए, मेरा समय जो है थोड़ा-सा व्यस्तता का है, इसमें सहयोग कीजिए। मैं कभी-कभी नहीं आ रही हूँ, भोजन देर से बन रहा है, तो इसमें आप बुरा ना मानें, इसमें सहयोग कीजिए। कभी मैं जल्दी बना के रख दे रही हूँ, तो आप ये ना सोचें मैंने बना के रख दिया। तो ये जब सामंजस्य महिला को बनाना पड़ता है, थोड़ा-सा परिश्रम इसमें लगता है, 1-2 वर्ष लगते हैं, मुझे भी लगा, सबको ही लगता है। लेकिन जब परिवार इस रूप में व्यवस्थित हो जाता है,
और सबको एक दूसरे की आदत हो जाती है, तब महिलाओं को इस तरह का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं होती कि दुष्परिणाम के रूप में एक दंपति को तलाक का मुंह देखना पड़े। दुष्परिणाम की बात चल रही थी कि आज ये सशक्तिकरण का रूप क्या है? कोई भी जो लव मैरिज भी कर रहे हैं जोड़े, वो भी साथ नहीं रह रहे, वो भी तलाक लेने को तैयार हैं। जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, पति भी नौकरी कर रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, दोनों के पास गाड़ियां हैं, वो भी तलाक लेने को तैयार हैं। जो महिलाएं मतलब सामान्य सा कार्य ही कर रही हैं, उनकी भी परिवार में आपस में बन नहीं रही है, क्योंकि आजकल जो एक दुष्परिणाम तलाक तक पहुंचना हो गया, अर्थ हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा हो गया ये जो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये जो टीवी में एक नाटक आता है अनुपमा, जिसके बड़े-बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, जिसको लोग बड़ी श्रद्धा से बैठ के देखते हैं, जैसे किसी ईश्वर की जीवनी चल रही हो। तो अनुपमा सीरियल की वास्तविकता क्या है? आप में से पता नहीं कितने लोग देखते होंगे या नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि बेटियों की बात चल रही है। अनुपमा एक महिला है 50-60 साल की। अनुपमा एक महिला है और वो क्या है, उसका एक पति है, उसका पति बहुत परेशान करता है, वो दूसरी पत्नी ले आया। फिर अनुपमा ने भी शादी कर ली, फिर अनुपमा की दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई, उसके पति की भी शादियाँ हुई, बहुओं की भी कहीं-कहीं शादियाँ हो रही हैं, बेटों की भी। तो जब सीरियल में मतलब टीवी में जो चलचित्र हैं, जो नाटक है, जो अ अ, फ़िल्में हैं, जो और भी जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे जितने भी अ, आ रही हैं सीरीज़ वग़ैरह जो भी आजकल चल रहा है, उसमें जिस तरह के संबंध हमें दिखाए जाएँगे, जिस तरह की जीवनचर्या हमें दिखाई जाएगी, उसका भी हमारे परिवारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब मेरी 12 साल की बेटी 15 साल की लड़की को यूट्यूब आदि पर उस तरह की रील्स बनाते हुए देखती है, या मेरे बच्चे, मेरे लड़के, मेरे लड़कियाँ या हमारे घर की बहू, बेटियाँ उस तरह का वातावरण देखती हैं, तो वो अपने जीवन में भी उसी तरह की चीज़ों का आचरण करती हैं। उस आचरण का दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि आजकल हमारे बच्चे किसी का दबाव सहन करना नहीं चाहते, किसी के साथ एक तरह से साथ मिलकर के नहीं रहना चाहते, तो ये बड़ा नुकसान हमारे समाज में हो रहा है। तो महर्षि दयानंद के लिए सशक्तिकरण विशेष रूप से मातृत्व में छिपा हुआ था। मातृत्व में छिपा हुआ था, तभी उन्होंने सभी संस्कारों को समान रूप से बालक के लिए भी अनुमति प्रदान की है और बालिका के लिए भी अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा है, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे बालक का होना चाहिए, वैसे ही बालिका का भी होना चाहिए। एक आचरण की एक घटना मुझे याद आती है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महिलाओं के प्रति कितना सम्मानित व्यवहार रखते थे, कितना सम्मान करते थे। एक बार उनकी तपस्या एक कहानी आती है, आप सभी ने सुनी भी होगी कि उनकी तपस्या भंग करने एक बार एक महिला आई, तो वो कहती है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, और तपस्या भंग करने का ही उसका मन था। तो वहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवी, मैं तुझे माँ मानता हूँ, तुम ऐसी कामना मत करो, मैं तुम्हें माँ मानता हूँ और तुम मुझ में ही अपना पुत्र देखो, मैं ही तुम्हारे पुत्र के समान हूँ। तो ऐसी भावना पुरुषों में बने, ऐसा उदाहरण स्वामी जी सामने रखते हैं, और इस तरह की बातों को वो कहते हैं कि यदि चारित्रिक विशेषता होगी, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, वो किसी भी तरह के दुष्कुचक्रों में नहीं फंसेंगी। तीसरा, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से क्या होता है, हमारी जो बेटियाँ होती हैं, वो अच्छी शिक्षा ले करके उसके संस्कारों तक तो जाती नहीं है, और जो दूसरी अ, धर्म के लोग हैं, उनके साथ भी प्रेम आदि में पढ़ करके, लव जिहाद आदि में फँस करके, इन कुचक्रों में फँस करके अपना जीवन का भी कई बार अंत कर लेती हैं। तो सशक्तिकरण का जो आधुनिक सशक्तिकरण का जो नारा है, शहरी सशक्तिकरण का जो नारा है, वो बहुत ही गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। स्वामी जी के अनुसार एक महिला शिक्षित होनी चाहिए। वो विद्या और शिक्षा दोनों को अलग-अलग करते हैं। शिक्षा से तात्पर्य है उस महिला को सभी जो बेसिक आवश्यक चीज़ें हैं, वो आनी चाहिए। सभी कलाएँ आनी चाहिए। एक महिला के ऊपर कहीं भी अत्याचार ना हो, उसे इतनी जानकारी होनी चाहिए। वो कितनी दबंग होनी चाहिए, जैसे झांसी की रानी है, जब मुसीबत पड़ने पर अपना बेटा भी पीठ से बाँध करके वो मैदान में उतर जाती है। ऐसी योग्यता वाली हमारी बेटियाँ होनी चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि ऐसे काल में हुए थे जिस समय में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रो नाधी आताम जैसे मंत्र बोले जाते थे, और मतलब
शूद्र और पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी इत्यादि बातें कही जाती थी, उस समय पर आकर के महर्षि दयानंद ने लोगों को जगाया। तो मैं एक बात कहती हूँ कि सशक्तिकरण समानता के लिए नहीं है। भाई समानता क्या है? समानता ये हुई 50% पुरुष, 50% महिला। बल्कि सशक्तिकरण जो है वो पूर्णता के लिए है। महिला अपने आप को पूर्ण रूप में समझे। भाई वो पुरुष के साथ क्यों बराबरी कर रही है? वो अपने आप में भी तो स्वयं कुछ है। तो पुरुषों के साथ बराबरी ना करके कि भाई शब्दों का भी सशक्तिकरण होता है। जैसे शब्दों में क्या होता है, महिलाओं को ये लगता है बैट्समैन क्यों कहा जाता है, पुलिसमैन क्यों कहा जाता है। बैटर कहो ताकि बराबरी हो, या ऑफिसर कहो ताकि बराबरी हो। जबकि इन सब चीजों से बराबरी नहीं आती। महिला को अपने मौलिक जो कर्तव्य हैं, जो हमारे लिए बताए गए हैं, जब उन कर्तव्यों को समझती है, तो ऋषियों मुनियों ने जो वर्ण व्यवस्था बना करके, आश्रम व्यवस्था बना करके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ रूपी, चाहे पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी जो एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम का अनुकरण करती हैं महिलाएं, तब वो वास्तविकता में सामर्थ्यशालिनी बनती हैं। तब वो वास्तविकता में अपनी जो योग्यता है उसको समझते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बनती है। एक छोटी-सी बात की ओर संकेत करूँगी, संकेत मात्र करूँगी, समय प्राय हो ही गया है, तो अधिक कुछ नहीं कहूँगी। एक छोटी बात ये है कि हमारा जो महिलाएँ हैं, एक तो वो गुरु जो कथावाचक होते हैं, कथाओं में बहुत अधिक जाती हैं, और गुरुजी कथाओं में जैसे ये कहते हैं, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होना चाहिए, महिलाओं को किसी भी प्रकार का वेद नहीं पढ़ने चाहिए। तो महिलाएं समानता समानता जब चिल्लाती हैं, तब वो उन गुरुओं से, उन बाबाओं से, उन आचार्यों से, उन कथावाचकों से ये प्रश्न क्यों नहीं करती कि भाई मैं आपके सामने खड़ी होके गायत्री मंत्र बोल रही हूँ, बताइए मेरा क्या नुकसान है? या कहाँ इस तरह के वेदों में प्रमाण है? सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। एक आचार्य कहते हैं अभी कल परसों की न्यूज़ से कि पुराण वेदों से भी प्राचीन है। उस पर डिबेट चल रही है। पुराण कैसे प्राचीन है? पूरा विश्व मानता है ऋग्वेद संसार की सबसे पहली पुस्तक है। खैर, जब महिलाएं अपने विषय में ये सुनती हैं कि हमें गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, तब इन्हें इस विषय में प्रश्न करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, वास्तविक शिक्षा करनी चाहिए। जब उन्हें कहा जाता है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, भाई जिस प्रक्रिया से पुरुष का जन्म हुआ है, उसी प्रक्रिया से महिला का भी जन्म हुआ है, तो वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? और जो वो कारण बताते हैं, उस कारण से तो इस पूरे संसार का जन्म हो रहा है। तो महिलाएं स्वयं ही अपने विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, अपने आप को ऊपर नहीं उठाना चाहती, समाज तो फिर भी साथ देने को तैयार है। जैसे किसी के घर में पुत्री का जन्म हो जाए, तो उस घर के पुरुषों को उतना दुःख नहीं होता, जितना दुःख उस घर की महिला को होता है। तो महिलाओं को इन सब चीज़ों पे, जो वास्तव में सोचने वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे चिंतन करना चाहिए। क्यों हमें अध्ययन अध्यापन से रोका गया? क्यों हमें वेद पढ़ने से रोका गया? क्यों हमें गायत्री मंत्र बोलने से रोका गया? या क्यों हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें करने से रोका गया? यदि महिलाएँ वास्तव में इन सब जिन सब चीज़ों की आवश्यकता है, इन पर अध्ययन करेंगी, इन पर चिंतन करेंगी, अपने कर्तव्यों को समझेंगी, परिवार बनाना, बच्चों का लालन-पालन करना हमारा कर्तव्य है, ये मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा समझेंगी, तब वे महिलाएँ वास्तविकता में सशक्त बन पाएँगी। और यही असली सशक्तिकरण है। बाकी ये तथाकथित सशक्तिकरण आप लोगों के समक्ष चल ही रहा है। तो यदि हमारी बेटियाँ इस विषय को समझेंगी, तो मैं समझती हूँ हमारे इस तरह के जो ऑनलाइन चल रहे प्रयास हैं, ये सफल होंगे। अन्यथा बच्चे जो कर रहे हैं, हमें अपने कर्तव्य के प्रति लगे ही रहना है। मैं यहाँ निवेदन करूँगी, यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। और यदि किसी को कुछ कहना है, जैसे यहाँ पर प्रमुख रूप से बहुत सार्थक उद्बोधन और बहुमूल्य संदेश की गृहस्थ आश्रम में महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है परिवार की समृद्धि के लिए। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, ये किसी ने वाक्य लिखा है। तो परिवार किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, जी, जी। मैं तो वो प्लीज़ आप कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी इस विषय में या किसी भी संदर्भ में। ता प्रभाकर जी, सृष्टि बहन जी, आराधना सिंह जी, आरू गुप्ता जी, सृष्टि सिंह जी। अभय यादव जी ने हाथ उठाया है। हाँ जी, अभय जी नमस्ते।
नहीं, वो जुड़ नहीं पा रहा है, उसका तो हाथ इसलिए उठाया उनका, वो जो है अपना माइक अच्छा। नहीं टच कर पा रहे, इसलिए वो उनका उठा हुआ है। जी जी। सृष्टि सिंह जी, जी बहन जी आइए। आचार्य जी को प्रणाम। नमस्ते। और जैसा कि आपने बहुत सारे जो जो भी आपने व्याख्यान दिया है, वो मतलब हमारी प्राचीन संस्कृति और जो प्राचीन हमारी जो गार्ग्या जैसी माताएं और जो भी मतलब बहुमूल्य योगदान है, उसके विषय में आपने मतलब पूरा सार हम लोगों के समय समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरी चीज, जैसे कि आजकल लोग पढ़ रहे हैं, तो यदि वस्त्रों की बात है, तो जो अगर कोई इंजीनियर बन रहा है, तो उसको तो बिल्कुल भी अनुमति ही नहीं है ऐसे ऐसे मतलब जो हमारे पद हैं, जो पद के अनुसार ही अपनी ड्रेस सब मतलब वो कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से लोगों को करना पड़ रहा है। और आजकल हर दूसरा व्यक्ति इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो जब इस पढ़ाई के साथ साथ में इस प्रभाव में बढ़ रहा है, तो वो पहली बात, जैसे कि हमारा मानना है कि हमारी दृष्टि ही जो हमारी आंखें होती हैं, हमारी खुद की आंखें तक नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारे इधर का एनवायरनमेंट है, वही चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसी हमारी संस्कृति होगी, हम जिस जिस पर्यावरण में पलेंगे, हमारी दृष्टि भी वैसी बनेगी, तो हम वही चीजें पसंद करेंगे देखना। एक जो विदेशी लोग होंगे, उन्हें एक मतलब जो शॉर्ट ड्रेस है, उसमें चलती हुई महिला खूबसूरत लगेगी। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, साड़ी इत्यादि में, सुंदर वस्त्रों में हमारे यहाँ के लोगों को सुंदर लगेगी। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अरस्तु और जो समाज शास्त्र में क्या कहते हैं विद्वान हुए हैं, उनका सिद्धांत ही यही था कि यदि किसी देश का पतन करना है, तो पहले आप वहाँ की संस्कृति का पतन करें, वहाँ की धार्मिकता से विश्वास हटाएं। तो इस तरह के हमारे यहाँ पे हस्तक्षेप हुए हैं, और उसके बावजूद भी आज हमारे समक्ष में जो भी हमारी मूल मूल चीजें हैं, अभी भी सुरक्षित हैं। तो हम इस पे अपना गर्व कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी जितनी भी चीजें हैं, तो वो कितनी खुद में सशक्त थी, जो इतनी इतनी कटाक्षों के बाद भी आज सशक्त है। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इन चीजों पे अपना चिंतन करेंगे। और मैं आपकी इस चीज से सहमत हूँ, और धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। ये आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही, और इसमें प्रश्न तो नहीं था, तो ठीक है, आपकी बात हमें अच्छी लगी। और ये बात सच है कि देखिए, आप आधुनिकता में कितने आधुनिक हैं, कुछ भी नहीं। जितना प्राचीन भारत उन्नत था, जितने शास्त्र प्राचीन भारत में लिखे गए, जितनी ज्ञानपूर्ण चीजें, उपयोगी वस्तुएं, जितनी सूक्ष्मता से कलाएं, शिल्प कलाएं, मंदिर देख लीजिए आप, आयुर्वेद देख लीजिए, धनुर्वेद देख लीजिए, गंधर्व वेद देख लीजिए, औषधि देख लीजिए। प्राचीन काल इतना उन्नत था, चाहे शल्य चिकित्सा हो, चाहे वैदिक कालीन गणित हो, जो चीजें थी वो बहुत उन्नत थी, हमें उन पे गर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधुनिक विज्ञान और आधुनिक शिक्षा ही हमें उन्नत बनाती है। यदि हम अपने शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन ठीक से करेंगे, अपनी संस्कृति को, अपने देश को ठीक से जानेंगे, तो हमें वास्तव में अपने देश पर गर्व होगा। हाँ जी। ममता प्रभाकर जी, ममता प्रभाकर जी। एक प्रश्न इसमें आया है। हाँ जी, ममता जी, नहीं, आइए। हाँ वो भी नहीं आ रही ममता जी, आप पूछिए जी। एक प्रश्न इसमें आया है, आचार्य जी, आज 1 करोड़ तलाक के मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में निलंबित हैं, आपका क्या विचार है इस विषय पर? सुरेश कुमार गर्ग, गाजियाबाद, यूपी। देखिए, हाँ, मुकदमे तो तलाक के बहुत ज्यादा निलंबित हैं ही। आपको मैं वो इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड स्कूल लगूंगी, मैं आपको प्राचीन विचारधारा वाली लगूंगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जो विवाह रूपी संबंध है ना, वो माता पिता द्वारा करवाया जाना चाहिए। जब लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। लव मैरिज होने का जो मतलब, लव मैरिज जो है ना, वो ज्यादा टूट रही है, वो ज्यादा परस्पर आपस में बनती नहीं है। प्राचीन काल में महिला स्वयं अपने वर का वरण करती थी। सुभद्रा ने अर्जुन को स्वयं चुना था, या किसी स्वयंवर किया था। माता सीता, भगवान श्री राम के साथ उनका स्वयंवर हुआ था।
प्राचीन काल में लव मैरिज की परंपरा थी, स्वयं अपने वर को चुनने की परंपरा थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है, मैं समर्थन नहीं करती। यदि माता पिता मेरा संबंध किसी पुरुष के साथ करवाते हैं, तब संबंध केवल पति पत्नी में नहीं होता, 2 परिवारों में होता है। उन 2 परिवारों के लिए भी एक बिचौलिया होता है, उनके भी परस्पर संबंधी होते हैं, उनके भी पीछे गांव में जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों को बचाने की शर्म रखते हुए एक पति पत्नी अपने रिश्ते को समृद्ध बनाते हुए चलते हैं। जब हमारे रिश्ते में पीछे माता पिता खड़े होते हैं, माता पिता के साथ भी उनके परिवार वाले खड़े होते हैं, तो बच्चों को इस बात का रहता है कि हाँ, हमारे जो संबंध है हमारे माता पिता ने बनाए हैं और मैं ऐसे बैकग्राउंड की हूँ। मैं जब एक महिला को इस बात का गर्व होता है कि मेरे परिवार वाले इस तरह के बैकग्राउंड के हैं, अगर मैं तलाक लेती घूमूंगी या मैं गलत कार्य करती घूमूंगी तो मेरे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पुरुष भी यदि महिला को दुखी करेगा और वो ये देखेगा नहीं, मेरे पिता ने मेरी माँ को इतने अच्छे से रखा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तलाक कम करवाने का आसान सा एक तरीका ये भी हो सकता है कि यदि माता पिता इन कदमों को उठाएं या देखभाल के विवाह करें या जिस बच्चों के गुण कर्म स्वभाव मिल रहे हो उन्हीं के परस्पर विवाह किए जाएं, तो भी संभवतः हमारे परिवार बचे रहेंगे। और दूसरा मेरा व्यक्तिगत एक निवेदन ये रहता है कि विवाह प्रायः जातियों में ही हो तभी ज्यादा अच्छा है। तो इस विषय को कभी बाद में उठाएंगे क्योंकि ये चर्चा लंबी हो जाएगी। तो यही मेरा मानना है कि माता पिता ने अगर जन्म बच्चों को दिया है तो उनका जीवन भी व्यवस्थित बना रहे, इस चीज का भी जिम्मेदारी वो सुनिश्चित करें। हाँ जी, ममता जी हैं। आराधना जी ममता, पूछ रही हैं, आराधना जी। आराधना जी, हाँ जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते दीदी। आपका उद्बोधन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तार्किक था, बहुत ही तार्किक। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता से सुना। कुछ चीजों में मैं थोड़ा सा क्या कह सकते इत्तेफाक रखती हूँ और कुछ चीजों को मैंने बिल्कुल जैसा आपने बोला है वैसा माना भी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आजकल महिलाएं महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं और आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती हैं। मतलब क्यों ऐसा लगने लगा महिलाओं को कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने घरों में अपने आसपास अपने घरों की महिलाओं को भी देखा है कि उनकी पूरी लाइफ निकल गई घर को संभालते, घर का निर्माण करते, एक राष्ट्र निर्माण करते हुए। आप देखते हैं कि माता एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म के साथ ही उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है, बच्चे के होने से पहले ही। और जब अंतिम क्षणों तक उसका स्ट्रगल चलता है और कई बार उनको सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है, करती ही क्या हो। अगर ये स्वतंत्रता की बात करती है, आर्थिक समानता स्वतंत्रता की बात करती है, तो इसके जिम्मेदार क्या हमारे यहाँ के पुरुष नहीं है? लगता है कि ऐसा है, क्योंकि उन्हें सुनने को बाद में यही मिलता है कि तुमने किया क्या है, तुम करती क्या हो दिन भर। और उन्हें फिर लगा कि हाँ, हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं कि तलाक की बात, बहुत मुकदमे आ रहे हैं, बहुत सुनते हैं कि तलाक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरी ये नहीं कि लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, हमने अपने बच्चों में संस्कारों को की कमी की है। इसकी जिम्मेदार हम माँ बाप हैं, बच्चे नहीं है, हम माँ बाप हैं। क्योंकि हमने अपने लड़के को या अपनी लड़की को कहीं ना कहीं कमी की है परवरिश में, तो वो बात तलाक तक जाती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने अपनी बात रखी और उत्तर भी आपने स्वयं ही रख दिया। बिल्कुल ऐसा है, ये सभी की जिम्मेदारी है। माता-पिता की भी संस्कार देने की उतनी ही जिम्मेदारी है, बच्चों का पूरा दोष नहीं होता। बिल्कुल माता-पिता की जिम्मेदारी है। जब मैं सशक्तिकरण के विषय में बोल रही थी, तब मैंने कहा था कि 2 तरह का सशक्तिकरण होता है, एक शहरी, एक ग्रामीण। ये जो ग्रामीण सशक्तिकरण है और हम महिला के परिश्रम को कम आंकते हैं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, उनको एक कोई महिला अप्रिसिएशन मिलता पूरे ही नहीं, कभी समर्पण नहीं। से अपने परिवार में लगी हुई है, उस महिला के समर्पण को कम आंकना ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जो घर में जो महिला अपने बच्चे को पूरा दिन देख रही है, सारा काम कर रही है, व्यवस्था कर रही है, उससे बड़ी नौकरी कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ा बिल्कुल। मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आप जो कमा के ला रहे हैं, उस धन का सार्थक सदुपयोग करना तो वो महिला करती है। और जब उसको इसका श्रेय नहीं दिया जाता, तब उसको ये लगता है कि इससे अच्छा तो मेरे हाथ में मेरा पैसा होता, तब मैं चीज़ों को सार्थक करती।
एक बात जी आपने प्रारंभ में कही कि क्यों आवश्यकता पड़ रही है महिला को पैसे की, या क्यों आवश्यकता पड़ रही है आजकल महिलाओं को कि मैं भी पैसा लूं, ये लूं। तो मैं इस चीज को ये देखती हूँ, आज जब हम कोई एक सूट पहन लेते हैं, पार्टी वियर सूट या कोई महंगी साड़ी, तो हम ना बाजारवाद के कारण, अरे ये तो मैंने उसकी शादी में पहनी थी, ये तो मैंने उसकी सगाई में पहना था, ये तो मैंने उसके जन्मदिन में पहना था, ये वाला कपड़ा तो हवन के लिए है, ये तो हल्दी के लिए है, ये मेहंदी के लिए है। तो हम लोग अपनी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उन्हें बहुत बढ़ा दिया है। पहले नई साड़ी 1 या 2 होती थी, पुरुषों के पास 2-3 जोड़े ही कपड़े होते थे, वो हर कार्यक्रम में उसी को पहनते थे। तो अब जो हमारी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, इस कपड़े पे ये चप्पल चलेंगी, इस गणवेश पर ये चूड़ी चलेगी, गहने चलेंगे। जब हमारी इस तरह की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, ये फोटो का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तब हमें इस तरह से लगता है कि पैसा जो है मैं स्वयं कमाऊंगी, तो मैं स्वयं अपनी इस तरह की आवश्यकताओं को पूरी कर पाऊंगी। महिला जो होती है ना, उसे श्रृंगार बहुत पसंद होता है व्यक्तिगत रूप से, तो इसलिए भी महिलाएं सोचती हैं कि हाँ भाई मेरे पास होगा तो मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हूँ। ये एक छोटा सा मैम उदाहरण। हाँ मैम जी। मुझे मतलब मैं एक और बात रखूंगी। महिलाओं को ना ठीक है, तारीफ सुनना पसंद होती है। आप जिस एक महिला वैसी होती चली जाएगी जैसा आप उसको बोलेंगे। अगर आप उससे कहेंगे, आप उसकी जिस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो उसे और निखारने की कोशिश करेगी। आप मत कहो ना उनसे कि आप बहुत सुंदर है, आप ऐसी लगती हैं, या वो बहुत सुंदर है। आप कहिए उनसे कि आप बहुत टैलेंटेड है, आप बहुत शालीन है। वो उस गुण को विकसित करने लगेंगी। आप उनसे जब कहेंगे कि आप में बहुत समझ है, तो वो उस चीज पर वर्क करने लगेंगी। जब आप उनसे कहेंगे ना कि आप बहुत सुंदर लगती है, तो वो अपनी साड़ी, अपने गहनों पर ही ध्यान देंगी। अपने आसपास के लोग जिस चीज को निहारेंगे, वो उस चीज को निखारेंगी। बिल्कुल, देखिए ये सभी का दायित्व है। महिला सशक्तिकरण केवल महिला ही सशक्त नहीं कर सकती, पुरुषों को भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग देना पड़ेगा। बराबर बराबर नहीं, पूर्णता सबका ही समर्पण जरूरी है। तो आप आपने आप कह के तो देखिए कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत तार्किक हैं। वो तर्कपूर्ण बात ना करें, हो नहीं सकता। आप जैसा कहेंगे वो वैसी होती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। डॉक्टर श्रद्धा जी, जी ये हमारी सहायक अध्यापिका है हमारे साथ में, आराधना जी। जी जी जी, मैं तो, मुझे तो लगता है यहाँ पे इतने सारे अध्यापक बैठे हैं, कोई मेरी बात को ऐसे ना समझे, ये तो बड़ी पुरानी बातें कर रही हैं, ऐसी बातें आजकल नहीं चलती। नहीं नहीं, लेकिन ऐसी ही चलती है जैसी आप बोल रही हो, यही हो रहा है। जी बिल्कुल। और आपने लेकिन जो महिला सशक्तिकरण का सही रूप रखा है, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर साहब आइए बरेली। जी हाँ, नमस्ते भ्राता जी। और नमस्ते जी, आइए आचार्य स्वागत। आचार्य जी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। नमस्ते। बहुत ही सुंदर धारा प्रवाह आपका व्याख्यान था, बहुत कुछ सीख मिली। बहुत सुंदर। एक प्रश्न मैं आपके सामने, छोटा सा प्रश्न, जिज्ञासा मैं रखना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि, मैं संक्षिप्त में ही उत्तर, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, संक्षिप्त में ही उत्तर चाहूंगा कि जाति में ही विवाह किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। संक्षेप में उत्तर दीजिए। वैसे तो बहुत लंबा विषय है ये, क्योंकि एक तरफ हम आर्य समाजी लोग जाति बंधन को तोड़ के समाज को इकट्ठा रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समझ में, मेरी समझ में कम बात आई, प्लीज। वैसे सच में विषय लंबा है, एक दो चीजों की ओर संकेत करूंगी, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक जो जाति है, मान लीजिए आप ब्राह्मण जाति को लीजिए, क्षत्रिय भी ले सकते हैं, मैं ब्राह्मण को लेती हूँ। पूर्व में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, ब्राह्मणों का जो जीन्स होते हैं ना, मतलब जो शारीरिक रूप से आंतरिक जो गुण होते हैं, वो शांत स्वभाव होता है, मृदुभाषी। ये मैं व्यक्तिगत, मैं मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रही हूँ। वो एक शांत स्वभाव में होते हैं, वैज्ञानिक रूप से उनका जो मस्तिष्क होता है पढ़ने पढ़ाने में होता है, और एक दिशा में चलने वाला होता है। जब हम ब्राह्मण बेटी किसी से प्यार करके क्षत्रिय घर में जाती है, तो पहली बात तो पूर्ण रूप से उसे घर में स्वीकारा नहीं जाता। ऐसे कहते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण है इसलिए ऐसी है, अरे ये तो, मतलब अगर हमारी तरफ की बात करें, इधर पश्चिमी यूपी की बात करें, तो ऐसे कहेंगे, अरे ये तो जाटों की लड़की है, ये बनियों में कैसे आ जाएगी, या ये तो बनियों की लड़की है, ये हमारे परिवार का क्या समझेगी, हम जाट हैं।
तो एक तो ये जो अपमान महिला को या पुरुष को परस्पर सहना पड़ता है, वो कभी भी इस चीज को, जैसे मेरा विवाह, मैं इधर की रहने वाली हूँ, गंगा पार होकर के हुआ है, तो मैं अपने परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैं अपने गांव की सबसे अच्छी बहुओं में आती हूँ। फिर भी जब मेरी प्रशंसा होती है तो ये कहते हैं, अरे ये तो पार की है, ये तो पारो है, ये तो पूरब की है या उत्तर की है। तो हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ये चीजें बदल जाती हैं। केवल मैं ये मतलब क्षेत्र बदलने से भी स्वीकार नहीं करते। तो एक तो स्वीकृति पूर्ण रूप से नहीं मिलती कि ये तो वैसी है। दूसरी बात, जो जीन चले हुए आ रहे हैं, जैसे कोई किसी महिला, क्षत्रिय परिवार की महिला है, लड़की है, तो उसमें ना लड़ाई झगड़े का एक स्वभाव अंदर से रहता है, कठोर बोलने का रहता है। उसने अपने परिवारों में उस तरह के गुण कर्म स्वभाव देखे होते हैं। तो अगर वो किसी कोमल से, मृदु से परिवार में चली जाती है, वहां जाके तांडव मचा देगी वो। तो परिवारों में इस तरह से कई बार ना कलह सी बनी रहती है। लेकिन अगर सौम्य सौम्य जो गुण कर्म स्वभाव है एक जैसे रहेंगे, तो बच्चों में भी वो शक्तियां आएंगी, बच्चों में भी वो गुण कर्म स्वभाव आएंगे। मैं आर्य समाजी हूँ, और मैं भी जातिगत जो बंधन है उसको नहीं, मतलब नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर जातिगत बंधन तोड़ करके विवाह हो रहे हैं, तो माता पिता ये सुनिश्चित करें कि जो बालक है गुरुकुल में पढ़ के आया है, इसके गुण कर्म स्वभाव इस कन्या से मिलते जुलते हैं। तब जो अगली संतति होगी, वो शक्तियों को भी शारीरिक रूप से उसी प्रकार लेकर के आएगी, और गुण कर्म स्वभाव को ही। जैसे कोई लंबा चौड़ा क्षत्रिय हो और उसकी माँ कोई सीधी सज्जन सरल सौम्य सी हो, तो उनका जो बेटा होगा वो लंबा चौड़ा तो हो जाएगा, लेकिन जो क्षत्रियत्व का गुण है वो हो सकता है उसमें ना आए। जो शारीरिक बल है, जिसकी उसको अपनी जाति में आवश्यकता है, अपने क्षेत्र में आवश्यकता है, वो संभवतः उसके अंदर ना आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपने बच्चों को, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो क्षीण होती जा रही हैं, लड़कियों की लंबाई भी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, जबकि पहले ऐसे देखने में नहीं आता था। वर्षों पहले हमारे देश के लोग लंबे भी होते थे, चौड़े भी होते थे, शारीरिक रूप से सबल भी होते थे। तो अब क्योंकि उस तरह की जो शक्तियां हैं वो माता पिता से ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, ये मेरा व्यक्तिगत एक अंदाजा है, मानना है, मैंने बहुत ज्यादा इस पे अध्ययन नहीं किया है। मैं स्वयं भी जातिगत बंधन को नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं है, आप मुझे ये ना समझे। लेकिन फिर भी कुछ चीजों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ निर्णय पहले ऋषियों मुनियों द्वारा लिए जाते थे, कि या गुणकर्म स्वभाव सुनिश्चित किए जाए, और या फिर एक क्रम में चीजें चलती रहे, ताकि जो अंदर के जो जीन्स है वो दूषित ना हो। आप देखेंगे, बनिया कोई भी होगा, जो बनिया प्रकृति से होगा ना, वो कभी भी लड़ाई झगड़े की बुद्धि वाला नहीं होगा। वो बिजनेस के विषय में ही सोचेगा। वो हमेशा छोटी से छोटी चीज को ऐसा सोचेगा, मैं व्यवसाय में इस बुद्धि को लगाऊं। तो क्योंकि एक शक्ति हमारे अंदर परिवार से आती है, परिवार के वातावरण से आती है, वो जो पारिवारिक जो शक्तियां हैं, चीजें हैं, वो बनी रहे, बस मेरा यही मत था इस विषय में। तो मैं नहीं, समझ, बेहतरीन समाधान है। आपका बहुत बेहतरीन समाधान लगा। मेरा थोड़ा सा इस संबंध में ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा दीक्षा में जो परिवेश रहा होता है, या फिर जो कार्य का क्षेत्र है, जैसे आज पुलिस में किसी महिला की नौकरी लगी, वो जी भले ही एससी वर्ग से है, क्षत्रिय वर्ग से है, ब्राह्मण वर्ग से है या ओबीसी वर्ग से है, यदि दोनों का कार्यक्षेत्र समान है, शिक्षा दीक्षा समान है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर जाति बंधन टूटेगा और समानता वहाँ पर काफ़ी महसूस होगी। ये भी जी आपकी बात सही थी कि परिवार से गुण आते हैं। परिवार में वैसा परिवेश हम पैदा करेंगे, तो वो गुण तो जाएँगे, लेकिन व्यवसायगत और शिक्षा दीक्षा का जहाँ परिवेश मिलेगा, जहाँ पर हमारा कार्यक्षेत्र होगा, तो वहाँ पर गुण कर्म स्वभाव मिला के शादी करना ज़्यादा बेहतर है। हम आज जातिगत बंधन तोड़ के जो शादियाँ हो रही हैं, कहीं न कहीं समाज की स्वीकृति और परिवार की स्वीकृति नहीं मिलती है। उसके कारण वो, जैसा आपने बताया, 2 परिवार जुड़ते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 2 परिवार न जुड़कर वो 2 व्यक्ति जुड़ते हैं, इसलिए तलाक के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, न कि शायद जाति के कारण। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। मुनि एक प्रश्न आया है, देखिए मैं एक बात कहूंगी,
विचार किसी का कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती आप मेरी बात से 100% समर्थन कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आचार्य जी वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं, तो आप वर्ण को जाति क्यों मानती हैं? मनुष्य जाति तो एक ही है। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, ये बात याद रखिएगा। उपनिषद की एक पंक्ति है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो उपास्यानि नो इतराणि। जो जो मेरे सद्गुण हैं, जो जो मेरी अच्छी बातें हैं, जो जो मेरे अच्छे आचरण हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि, जो जो मेरी अच्छी बातें हैं, तानि त्वयो उपास्यानि, वे आपको माननी चाहिए, नो इतराणि, उसके अतिरिक्त नहीं। तो मेरी जो बातें हैं वो मेरा व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, शास्त्रों के प्रमाण भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहती कि मैं आपको अपनी बात से संतुष्ट कर ही सकती हूँ, लेकिन जो मेरा मत है मैं उसे बस रख रही हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं, तो आप वर्ण को जाति क्यों मानती हैं? देखिए महाभारत काल से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण चलते थे। जैसे परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो शौर्य था वो क्षत्रियत्व वाला था। जो रावण थे वो वर्ण से ब्राह्मण थे, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव राक्षस वाले थे। तो रामायण काल से पूर्व, महाभारत काल से पूर्व तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण होते थे। इन 4 वर्णों के हिसाब से गुण कर्म स्वभाव देख करके गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बालक होते थे, आचार्य वर्ण निर्धारित कर देता था। वर्ण निर्धारित होकर के समावर्तन संस्कार हुई, शिक्षा पूरी हुई, बच्चा घर आया, विवाह संस्कार हो जाता था। और ये भी देखा जाता था क्या ये विवाह के योग्य है। हर किसी का विवाह भी नहीं कराया जाता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जैसी जैसी सेना हुई, जैसे जैसे ऋषि हुए, जैसे जैसे शिल्प कलाएं हुई, जैसे जैसे व्यवसाय हुए, उस व्यवसाय को मानने वाले लोग उस व्यवसाय के नाम से जाने लगे। जैसे ब्राह्मणों को ऋषि भारद्वाज है, ऋषि वशिष्ठ हैं, इनके नामों को कुल चलने लगा, इनकी संतानों का नाम उन ऋषियों के नाम पर होने लगा। जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई हल चलाता है, तो हल के जितने पर्यायवाची हैं उन्होंने अपने अपने बच्चों के नाम उसी उसी जाति वर्ण वाले रख लिए। या कोई जिस जिस तलवार को चलाता है, या कोई जिस जिस शस्त्र को चलाता है, उस शस्त्र के नाम पर उन योद्धाओं के नाम चले और उनके बच्चों के भी नाम चले। इस प्रक्रिया से क्या हुआ, वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जाति में परिवर्तित होती चली गई। तो अब पूर्ण रूप से वो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित नहीं है, जाति के रूप में व्यवस्थित हो चुकी है। तो इसीलिए 4 वर्णों को हम जाति में संबोधित करके वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहते हैं। और रही बात आपकी कि मनुष्य जाति तो एक ही है, तो देखिए ये प्रश्न पता है किसने किया है? प्रमोद कुमार आर्य जी ने किया है। तो मनुष्य जाति एक ही केवल हिंदुओं के लिए, आर्यों के लिए बची है। इस्लाम नहीं मानता कि मनुष्य जाति एक है, अन्य धर्म के लोग नहीं मानते मनुष्य जाति एक है। ये श्रेष्ठ विचार केवल हमारी संस्कृति सभ्यता में ही, भारतवर्ष में ही हम जानते हैं, मानते हैं। नहीं तो कहीं पर भी मनुष्य को समान नहीं माना जाता, एक नहीं माना जाता। ऐसा मेरा मत है। समय पर्याप्त हो चुका है। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो आदरणीय भ्राता जी आगे कार्यक्रम के लिए अनुमति देंगे। आइए मुनि जी 2 शब्द कह दिए, फिर हम समापन करें। सुधीर बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए सुधीर बंसल जी संक्षिप्त में। हाँ, डॉक्टर रितिका जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। मेरे ऊपर तो लाखन लाल जी उपकार कर देते हैं हमेशा अध्यक्षीय भाषण के लिए। समय की अतिक्रमण हो चुका है, कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अभी अंत में जो बात बनी है उस पर एक विचार उठाऊंगा। मैं 3 पुत्रियों का पिता हूँ, तीनों पुत्रियां विवाहित हैं। कहाँ कहाँ कैसे विवाह किए हैं, उनका आचरण और चरित्र कैसा है दामादों का, वो मेरा विषय नहीं है, वो व्यक्तिगत विषय है। प्रश्न ये है कि आपने जो वहां से जो बात उठाई वो टप्पा उठाता हूं मैं, कि भाई एक ही जाति सजातीय जो है वो विवाह होने चाहिए, लेकिन इसका पक्ष भी नहीं लिया है। और उन्होंने बल्कि बायोलॉजिकली यदि देखा जाए और क्रोमोसोम्स के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से देखा जाए, तो जितना दूर में शादी होगी वो ज्यादा जो है वो बायोलॉजिकली सक्सेसफुल होगी। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है जो आपने ये कहा कि ब्राह्मण का ब्राह्मण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में। प्रश्न ये है कि जन्मना यदि व्यक्ति है तो वो शूद्र है। आजकल के ब्राह्मण और बनिए, मैं तो सुधीर कुमार बंसल हूँ,
वैश्य जाति का हूँ और जी। ब्राह्मण मेरे दामाद हैं। इसके अलावा जट सिख मेरे दामाद हैं। लेकिन सबसे जी। बड़ी बात यह है कि उनके चरित्र कैसे हैं, जन्म से नहीं है। यदि वो सामिश जो है वो भक्षी हैं जी। तो, और चरित्र यदि ठीक नहीं है तो फिर एक बात जी। बताइए, आजकल ऐसे ब्राह्मण और जो है बनिए ऐसे इस तरह के जो है वो भक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं जो उनकी पुश्तें खानी आती हों, तो उनका चरित्र कहाँ है? ऐसे में हम अपनी पुत्रियों की शादी करके क्या करेंगे? मैं इस पर थोड़ा सा टिप्पणी चाह रहा हूं, हालांकि समय का अतिक्रमण हो चुका है। तो आपकी इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं कि सजातीय विवाह ही होने चाहिए। देखिए, इसका उत्तर आप स्वयं ही दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा है अभी कि मेरी कोई भी बात जो है वो मैं अपने मत से और जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि है उस बुद्धि से कह रही हूँ। मानना और मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद के पास आए। महर्षि दयानंद ने ये कहा, मैं तुम्हें ईश्वर नहीं दिखा सकता, लेकिन ईश्वर कैसे दिखते हैं, कैसे दिखेंगे या क्या मार्ग है, मैं बस वो संकेत बता सकता हूँ जो मेरी दृष्टि है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे परिवार अगर परिवारों की जिम्मेदारी लें, विवाहों की जिम्मेदारी लें इस तरह से, तो उचित है। आजकल आप बच्चों का आंतरिक गुणकर्म स्वभाव पता नहीं कर सकते। तो मेरा बस यही मानना था कि किसी भी, पहले मुझे भी यही लगता था कि जातिगत कुछ नहीं होता, गुण कर्म स्वभाव नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, इतना संकुचित विचारधारा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कुछ चीजों को देखा जाता है तो परिवार में कुछ चीजें कुल परंपरा से दुहिता दूरे हिता ठीक है कि बेटी का विवाह दूर होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें ये जरूर देखनी चाहिए कि पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है। मैं बस, मेरा ये निवेदन था, इसीलिए मैंने उस विषय को बड़ा संक्षिप्त में वहां पर रखा और यही मेरा बस मानना था। आपने जो बात कही आप ही उसका उत्तर दे दीजिए। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, अनुभव में भी मुझसे बड़े हैं, और आप जैसा आगे कहेंगे आप बताइए। व्यासनंद शास्त्री जी, केवल एक टिप्पणी, व्यासनंद शास्त्री जी। चलिए, बहुत अच्छा। आज डॉक्टर रितिका जी ने बहुत सुंदर ढंग से नारी सशक्तिकरण प्राचीन पद्धति के अनुसार हमारी नारियों की सशक्तिकरण क्या थी, इस पर बड़ा गंभीरता पूर्वक विचार आया है। और आधुनिक सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, इस भावना को यदि हम समन्वित कर दें, क्योंकि प्राचीन और आधुनिक दोनों का समन्वय करके यदि व्यक्ति चले तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि महाकवि कालिदास ने स्पष्ट कहा है कि सभी पुरानी अच्छी नहीं हो जाती और सभी नई खराब नहीं हो जाती। जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो दोनों पर विचार करके अच्छे कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं। तो दोनों पक्ष को लेकर के हमारी रितिका जी ने इस पक्ष को दिया है। मेरे विचार से भी नारी सशक्तिकरण का यही स्वरूप होना चाहिए। वैदिक काल की नारियों का जो स्वमनस्य विद्वत्ता और विदुषीपन था, आज की नारियों में पढ़ लिख करके वो विदुषीपना होनी चाहिए। आज वो इठला जाती हैं ज्यादा कि हम तो बहुत पढ़ लिख ली, इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत यदि कोई महिला होती है तो उसके अंदर जो नारीत्व स्वभाव है वो खत्म होने लगता है। इसलिए इस बात को आपने स्पष्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जो हमारी विदुषी माताएं हुआ करती थी वो बहुत नम्र स्वभाव की हुआ करती थी और उसके अंदर शालीनता का गुण था। आज भी नारियां शालीन बने, और जैसा कि अभी एक बहन जी ने किया था, आराधना जी ने, कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शालीन हैं, ऐसा करने से उनमें गुणवत्ता बढ़ेगी। निश्चित रूप से गुणों को बखान करना ही चाहिए और कुछ झूठे गुण नहीं बखानना चाहिए। हाँ, जो सही है उसको तो जरूर कहना चाहिए, कुछ मिला के भी बोल देना चाहिए ताकि उनमें कुछ भद्रता आ जाए। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आधुनिक और प्राचीन का समन्वय माना जाएगा। और हमारे सुधीर जी ने जो बातें कही हैं वो तो निश्चित यास्काचार्य ने स्पष्ट कर दिया है और महर्षि दयानंद इसके पूर्ण समर्थक हैं कि दुहिता दुरहिता दूरे हिता भवति वा, दूर देश में होना ही चाहिए। लेकिन दूर देश में होने के लिए स्वभाव को देखना ही चाहिए। गुण कर्म स्वभाव यदि मिलता है, कहीं भी मिल जाता है, तो विवाह करने में कोई दोष नहीं है। इसमें कोई परिवारवाद या कोई जाति बंधन आज की स्थिति में उस ढंग को नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः हमारा यही वर्ण है कि हम जिस स्वरूप में हैं, हमारे यहाँ वैसे ही कन्या आवे और हमारे घर की कन्या जो है वैसे घर में जावे। ये सारी चीजें
आज के सशक्तिकरण में जोड़ना ही होगा। ये सारी चीजें बहुत हो चुकी हैं, समय अधिक हो चुका है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आगे समय मिलेगा तो इस पर बातें होंगी। धन्यवाद। मुनि जी उपसंहार। ओम। देखिए, आज के विषय को लेकर के हमारी बहन श्रद्धा जी, जिनको मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रितिका जी, बहुत लंबा प्रकरण आपने बड़े विस्तार के साथ में और बड़े सामंजस्य के साथ में हम लोगों के बीच में रखा। साधुवाद। और सभी महानुभाव जो अपने अपने विचारों को रख रहे हैं, सब अपनी जगह सही है। महर्षि दयानंद जी एक उदाहरण देते हैं केकय नरेश का, नामे स्तेनु जनपदे न कदरेउ न च मध्यपा, ना न अहताग्नि न अविद्वान न त्वैरी स्वैरणी पुता। और उस समय जो वैदिक नारियां हमारी होती थी, जिनके हमारी बहन जी ने बहुत अच्छे उससे नाम लेकर के बताए हुए हैं, उसको राज के सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी बात कर रहे हैं, उसका सामंजस्य बन जाएगा। तो आज की शिक्षा जो चल रही है उसको बदला नहीं जा पा रहा है। लेकिन इसमें जो संपुट अगर प्राचीन काल का दे दिया जाए, जैसा कि आज मैं समझ रहा हूँ हमारी सरकारें भी इसको देते हैं और संगठन हमारे इसके लिए काम कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी या हमारे आर्य समाज के गुरुकुल, तो दोनों को सामंजस्य मिला के बात करेंगे तो बहुत एक विलक्षण प्रतिभा से हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे। और संस्कार तो हमारे द्वारा डलना उनके ऊपर बहुत जरूरी है। इसलिए आज का जो विषय रखा गया है, केवल संस्कारों की कमी की वजह से बार बार कहा गया है कि इसमें केवल कमी हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों की है। और संस्कार अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो जो आजादी अलग बात हो जाती है, लेकिन उच्छृंखलता जो होती है उसमें और आजादी में बहुत अंतर होता है, स्वतंत्रता में। तो इस बात का सामंजस्य बना के हम लोग चलें। और आज का विषय हमारा होना, कहूंगा कि बहन जी को सादर नमस्ते और सभी महानुभावों के लिए भी सादर नमस्ते, क्योंकि अच्छा विषय आज का रहा है और बहुत अच्छी बात के माध्यम से हम लोगों को समझाया गया है, बताया गया है। ओम। आइए चंद्रकांता क्रांति जी शांति पाठ कराएं। शांति पाठ। हाँ, वेद व्यास जी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ देवी शान्ति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, सामा शांतिरेध शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव। शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। डॉक्टर श्रद्धा जी का तो अब है वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। कला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण योगीराज महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, धर्मवीर पंडित लेखराम की जय हो। प्राचीन कालीन सभी ब्रह्मवादिनियों की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। भारत माता की, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हो। वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते जी। डॉक्टर श्रद्धा जी, जी महीने में एक बार जरूर श्रद्धा करिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ब्रदर जी। महीने में एक बार जरूर जो है समय निकालिए। जी। आपका आना अच्छा रहता है, एक ऊर्जा का संचार मिलता है लोगों के लिए। जी। हमेशा की तरह आपका व्याख्यान एक महिलाओं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, अगली मुलाकात फिर आपसे होगी समय मिलते ही। सभी को हाँ साथ जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को नमस्ते।